ऑस्टियो आर्थराइटिस आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। इसकी काजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस है क्या। फर्दर हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में स्पेशली जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है उसे हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ टाइप ऑफ degenerative joint disease that result from breakdown of joint cartilage and underlying bone। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जो कि एज के साथ साथ होती है। इसमें होता क्या है, जो जॉइंट का कार्टिलेज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, और वो कार्टिलेज अगर ब्रेक हो जाए तो अंडरलाइंग जो बोन होती है जिसे हम सब कॉन्ड्रल बोन कहते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिस पे ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होगी। और साथ ही जो स्पेस होती है दो बोन्स के दरमियान वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होने की वजह से पेन और ज़्यादा एग्रावेट होता है। ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सपोज यहाँ पे बाइलैटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है पेशेंट को। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं स्पेस रिड्यूस्ड है, कार्टिलेज बिल्कुल है ही नहीं, बोन्स से जो कि डिजनरेट हो चुका है। अंडरलाइंग जो सब कॉन्ड्रल बोन्स हैं वो भी डिजनरेशन में जा रही हैं, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट है इसकी ग्रेडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। कैलग्रेन लॉरेंस ग्रेडिंग सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ग्रेड होती हैं। ग्रेड 1 तो हमारे ग्रेड एक पहला होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल को हम ग्रेडिंग में इंक्लूड नहीं करते। डाउटफुल ग्रेड 1 हो गया, माइल्ड ग्रेड 2, मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4। अब नॉर्मल की डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नो फीचर्स ऑफ ओए, जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई भी फीचर नहीं होंगे, ना तो सिम्टम्स होंगे और ना ही कोई साइंस मिलेंगे, एक्सरे पे भी कोई फाइंडिंग नहीं होगी। अब ग्रेड 1 जिसे हम डाउटफुल कहते हैं, इसमें माइन्यूट ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगी, ये डाउटफुल सिग्निफिकेंस है। अब इस पर कोई साइन एंड सिम्टम्स तो क्लियर नहीं होंगे, लेकिन एक्सरे पे हमें छोटे छोटे से ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रेड आ जाता है जिसे माइल्ड कहते हैं। इसमें डेफिनिट ऑस्टियोफाइट्स, नॉर्मल जॉइंट स्पेस। अब डाउटफुल में बिल्कुल छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स थे, अब इसमें थोड़े साइज में बड़े होंगे ऑस्टियोफाइट्स। स्टिल जॉइंट स्पेस नॉर्मल है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। इसके बाद ग्रेड 3 आ जाता है जिसे हम मॉडरेट कहते हैं। मॉडरेट में क्या है, हमारे पास मॉडरेट जॉइंट स्पेस रिडक्शन। अब ऑस्टियोफाइट्स तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट साइज़ के डेवलप हो चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, वो स्पेस को रिड्यूस करेंगे, जॉइंट स्पेस रिडक्शन मिलेगी हमें मॉडरेट में। ग्रेड 4 है हमारे पास जिसे हम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट स्पेस ग्रेटली रिड्यूस्ड, सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, जॉइंट स्पेस बहुत ही कम हो चुकी होगी ग्रेड 4 में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, साथ ही सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस मिलेगा। ये है हमारे पास नी विद ओए एक्सरे प्रोग्रेशन। डाउटफुल ग्रेड 1 में हम देख सकते हैं माइन्यूट ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन नज़र आ रही है। माइल्ड जिसे हमने ग्रेड 2 कहा था, इसमें सिग्निफिकेंट साइज़ के ऑस्टियोफाइट्स होते हैं लेकिन स्पेस स्टिल नॉर्मल होती है। मॉडरेट ग्रेड 3, इसमें सिग्निफिकेंट ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन प्लस स्पेस रिडक्शन। ईजिली हम तीनों स्टेजेस को, तीनों ग्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काजेज़ अब देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ कॉमन फॉर द पीपल ओवर द 40 ईयर ऑफ एज। द काज इंक्लूड, ये वही एज रिलेटेड डिजनरेटिव डिजीज़ ही है, मोस्टली 40 प्लस में इसके साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एज के अलावा बाकी जो इसके काजेज़ में हैं वो है काज पर वियर एंड टीयर ऑफ कार्टिलेज। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कार्टिलेज डैमेज हुआ है, तो वो चीज़ भी लीड कर सकती है अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस को। द रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से ओवर वेट बेयरिंग होती है जॉइंट्स पे, तो जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है वो डीजनरेशन में जाएगा और अर्ली सिम्टम्स अपीयर होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इसलिए अगर तो कोई ओबीस पर्सन है उसे हमने एजुकेट करना है कि वो आइडियल बॉडी वेट अपना मेंटेन रखे।
हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकता है, ये फैमिली में रन करती है। जॉइंट ट्रॉमा, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। अब पेशेंट का जो वेट है वो भी आइडियल है, लेकिन जॉइंट ट्रॉमा हुआ है तो ये चीज़ इंडिकेट कर सकती है नेक्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस को, क्योंकि वो ट्रॉमा जो है वो कार्टिलेज को डैमेज करेगा। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल वो एक कम हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली वियरिंग एंड टीयरिंग होती है कार्टिलेज की। Symptoms will appear and disappear in episodes, but in severe cases it is persistent and may include. शुरू में जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होंगे, फिर डिसअपीयर होंगे, मतलब उनका एपिसोडिक मैनर होगा। लेकिन अगर तो सीवियर है तो फिर परसिस्टेंट कंटिन्यूस ये सिम्टम्स होंगे। अब मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेंट्स करते हैं उनमें पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स, स्पेशली जो हैंड्स, नीज एंड हिप। अगर तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हैंड्स के अपर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते एज़ कम्पेयर टू लोअर। रीज़न क्या है लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि उनके थ्रू हमारी वेट बेयरिंग हो रही होती है। तो जो हमारा नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। टेंडर एंड वार्म जॉइंट्स होंगे। आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, तो ऑफ कोर्स फिर इन्फ्लेमेशन के हमें सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे टेंडरनेस है, वार्म जॉइंट मिलेगा, स्वेलिंग भी मिलेगी, पेन भी होगा पेशेंट को और फंक्शन भी लॉस्ट होगा। यही कार्डिनल साइंस होते हैं ना इन्फ्लेमेशन के, तो वो सारे सिम्टम्स हमें मिलेंगे। कॉमन सिम्टम्स इसके अलावा जो ये तो लोकलाइज सिम्टम्स हो गए जो हमें अफेक्टेड जॉइंट पे मिलेंगे। पेन है, स्टिफनेस है, टेंडरनेस है, वार्म जॉइंट है, स्वेलिंग है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑन अफेक्टेड जॉइंट। लेकिन इसके अलावा जो जनरलाइज सिम्टम्स पेशेंट हमें बताता है उसमें फेटीग है, डिप्रेस्ड मूड, पेन, फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। एनएक्शियस मूड होगा पेशेंट का और जॉइंट पेन स्पेसिफिकली वो हमें बताएगा। Diagnosis है, diagnosis is based on the symptoms presented and sometimes test to identify the कैजेटिव फैक्टर्स। मोस्टली जो हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होता है, साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे होता है। लेकिन अगर क्लिनिकली हम नहीं डायग्नोस कर सकते या फिर हमने कंफर्म करना है तो हम बाकी टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स को। वो कौन से टेस्ट हैं जो हम रिकमेंड करेंगे? फर्स्ट वही फिज़िकल एग्जामिनेशन, ये तो पहले बात हो गई थी। फिज़िकल एग्जामिनेशन पे हमें अफेक्टेड जॉइंट को चेक करना है और ऑन एग्जामिनेशन हमें टेंडरनेस मिलेगी, स्वेलिंग, रेडनेस, रेंज ऑफ मोशन जो है वो लॉस्ट मिलेगी। एक्सरे करवा सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे एक्सरे की ग्रेडिंग देखी थी, डाउटफुल, माइल्ड एंड सिग्निफिकेंट। सेम उसी तरह कोई ना कोई स्टेज जो भी होगी वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी एक्सरे पे। एक्सरे ऑफ द जॉइंट्स, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उसका भी कराना है और नॉर्मल का भी कराना है, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। अच्छा, टू डिटेक्ट द बोन्स पर, वही ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, बोन्स पर बोनी आउटग्रोथ को ही कहते हैं। बोन डैमेज अगर हो चुकी है, जैसे हमने सब कॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस का पढ़ा है कि अंडरलाइंग बोन जो है वो ज़्यादा ब्राइट मिलेगी हमें। बोन डैमेज भी मिल सकती है, एक्सेसिव फ्लूइड इन द जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो साइनोवियल फ्लूइड है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी हम बता सकते हैं पेशेंट को। MRI ऑफ द जॉइंट्स प्रोवाइड अ डिटेल्ड इमेज ऑफ बोन्स पर, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। इसके अलावा MRI पे हमें जो सराउंडिंग में सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं, उनका क्या स्टेटस है, कितने डैमेज हो चुके हैं, वो इफ़ेक्ट हो भी रही हैं, नहीं हो रहे। एनालिसिस ऑफ द जॉइंट फ्लूइड, physician uses the needle to draw fluid from the joints for further analysis। वही synovial fluid को ही नीडल बायोप्सी के थ्रू विड्रॉ किया जाता है फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रीटमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम ट्रीट कैसे करेंगे? अब तक हमने क्या देखा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, इसकी काजेस क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। अब हम देख और डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं।
लास्ट पे अब ट्रीटमेंट है हमारे पास। ट्रीटमेंट को डिवाइड किया जाता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नाम से पता चल रहा है फार्माकोलॉजिकल में डिफरेंट ड्रग्स आ जाएंगे, जैसे एनाल्जेसिक्स हैं, एनसिड्स हैं। डेसेरिन इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड एनाल्जेसिक फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। यही ड्रग मोस्टली दी जाती है ओए पेशेंट को। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो गई और सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गई। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जैसे एंड स्टेज पे सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है, क्योंकि लास्ट जो ऑप्शन होता है, लास्ट सॉल्यूशन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है वो सर्जरी ही है। तो उसमें हम आर्थ्रोप्लास्टी कर देते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। हेमी भी हो सकता है, फुल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। तो ये हमारी डोमेन नहीं है। हम जो डिटेल में आज डिस्कस करेंगे वो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में डिफरेंट मोडेलिटीज़ को देखेंगे, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हम लगा सकते हैं पेन की रिडक्शन के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, या उसका जो टेंडरनेस है, स्टिफनेस है, उसको कम करने के लिए एक्सरसाइजेस हम कौन कौन सी कराएंगे, मैनुअली कौन सी कराएंगे, होम प्लान में कौन सी बताएंगे। ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर तो सिंपली माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर हम इंफॉर्मेशन देंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे ये है क्या, इसको फर्दर, इसकी फर्दर प्रोग्रेशन कैसे हम स्लो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की तो इसके फिर एंड रिज़ल्ट्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे। और सेल्फ हेल्प है एजुकेशन में, वही जैसे कि वेट लॉस का बताया है, उसको डाइट का हम गाइड करेंगे। अगर तो उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो फिर हम उसे एक्टिव की तरफ लेके आएंगे। लाइफस्टाइल अल्टरेशंस है, और जो घर पे वो इजीली एक्सरसाइज कर सकता है पेशेंट, हम वो बताएंगे। और जो एक्सरसाइजेस या जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, वो पेशेंट्स को हम कहेंगे कि वो स्टॉप करते ना करें, ताकि उसकी कंडीशन और वर्स ना हो। और सिंपल हम एनाल्जेसिक्स देंगे, टॉपिकल एजेंट्स भी वो यूज़ कर सकता है, जैसे डिफरेंट ऑइंटमेंट्स वगैरह है, डीप हीट है, बायोफ्रीज जेल है। माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये होगी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर तो मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मॉडरेट में अब वो जो हमने पहले एडवाइस की थी वो भी कंटिन्यू रखेगा, साथ अब हम एनसिड्स पे लेके आएंगे। इसके अलावा बाकी ड्रग्स हो सकती हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी के सेशंस हो सकते हैं। पेशेंट को कहेंगे कि वो फिजियोथेरेपी कराए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराए, ऑर्थोसिस यूज़ करे और अदर वॉकिंग एड्स यूज़ करे पेशेंट। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो गया है तो इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करनी है, ऑस्टियोटमी कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम ये 4 ऑप्शंस देखेंगे। पेशेंट एजुकेशन, फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को कैसे एजुकेट करेगा, कौन कौन सी मोडेलिटीज़ लगाएगा, कौन कौन सी मैनुअल एक्सरसाइजेस कराएगा, और एक्सरसाइज थेरेपी, बाकी जो एक्सरसाइजेस जो उसने सिर्फ सुपरविजन में करानी होंगी या गाइड करनी होंगी वो कौन सी हैं। पेशेंट एजुकेशन है। पेशेंट एजुकेशन में जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, इसमें हमने उसे कहना है डू लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइजेज, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज वो ना करे, हाई इम्पैक्ट फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो ना करे, जिसकी वजह से उसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वर्स्ट स्टेज में जा सकता है। मेंटेन अ हेल्दी वेट, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखे, BMI वही 19 to 25 के बीटवीन। और नेक्स्ट है कि उसे हम कहेंगे टेक फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, वियर अ नी ब्रेस, नी प्रोटेक्शन के लिए नी ब्रेस रिकमेंड की जाती है। ईट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जो डाइट उसके लिए अच्छी है वो हम रिकमेंड करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाती हैं। टेक एनसिड्स फॉर द पेन रिलीफ, स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड द नी, ये भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है जो हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, हम उसे टीच करेंगे और वो घर पे खुद करेगा। स्ट्रेच बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइजेस, ये भी पेशेंट की एजुकेशन में ही आता है कि अफेक्टेड जॉइंट पे
वो वेट बेरिंग ना करे। अगर वो वॉक करता भी है तो साथ स्टिक यूज़ कर ले ताकि उसका वेट डिवाइड हो जाए थ्रू स्टिक। तो इसका जो करेक्ट रोल है स्टिक यूज़ करने का, अफेक्टेड जॉइंट के अपोजिट हैंड में स्टिक यूज़ करनी है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख भी सकते हैं, राइट हैंड केन फॉर आर्थराइटिस ऑफ लेफ्ट नी। इससे फिर वो ट्रायंगल कंप्लीट होता है और वेट डिवाइड होता है। सेम साइड पे स्टिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सेकेंड, ये भी हमने पेशेंट एजुकेशन में ही पढ़ा है, वो अफेक्टेड जॉइंट को प्रोटेक्ट वो कैसे करेगा, नी ब्रेस यूज़ करते हुए। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं जो हम लगा सकते हैं? लो लेवल लेज़र थेरेपी है, टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, हीटिंग पैड है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है और शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ हैं। ये हो गया हमारे पास लेज़र थेरेपी, वही पेन रिडक्शन के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए लेज़र थेरेपी। टेंस भी पेन रिडक्शन के लिए यूज़ होती है। इनमें से हम कोई भी लगा सकते हैं, 2-3 कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ये हमारे पास हीटिंग पैड फॉर पेन रिडक्शन। अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, स्टिफनेस को कम करेगी। शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये डीप हीट प्रोवाइड करती है। डीपेस्ट हीट हमें शॉर्ट वेव डायथर्मी से मिलती है। तो जितने भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जॉइंट में हैं वो हीटअप होंगे, इसकी वजह से पेन रिड्यूस होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी। मैनुअल थेरेपी, अब ये थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फिज़िकल थेरेपी में। फिज़िकल थेरेपी में फर्स्ट हमने पेशेंट की एजुकेशन देखी है, सेकंड पे इलेक्ट्रोथेरेपी देखी है। अब मैनुअल थेरेपी में जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद बाय मैनुअल करता है तो उसमें पेटेलर मोबिलाइजेशंस हैं। पेटेलर मोबिलाइजेशन को वो मीडियल लैटरल इस तरह से मूव करेगा और फिर अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा। नी ट्रैक्शन है, नी ट्रैक्शन में हम नी को स्लाइड फ्लेक्शन में रखते हुए इस तरह से ट्रैक्शन देते हैं। इससे भी पेशेंट का पेन कम होता है और जो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हुई होती है वो थोड़ी सी इस एक्सरसाइज से हमें दोबारा में मिलती है, हम गेन कर सकते हैं। मोस्टली ये एक्सरसाइज हम कराते हैं ताकि पेशेंट की पेन इंटेंसिटी है वो कम हो सके। एक्सरसाइज थेरेपी है फोर्थ लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है। इसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं, सुपरविजन में एक्सरसाइजेस कराते हैं एट फिजियोथेरेपी क्लिनिक, और फिर घर के लिए भी बता देते हैं एक्सरसाइजेस जो उसके करने की होती हैं। जैसे कि ये है हमारे पास क्वाड्स आइसोमेट्रिक, इसमें हमने कोई भी टॉवल फोल्ड करके पेशेंट की नी की वही नीचे प्लेस करना है और उसे कहना है कि वो डाउनवर्ड प्रेस करें। ये है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इसमें हम डिफरेंट थेराबैंड्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में यूज़ होती है, लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम तब कराएंगे जब पेशेंट का पेन रिड्यूस हो चुका होगा। थेराबैंड्स डिफरेंट इलास्टिसिटी के होते हैं, हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर वो सजेस्ट करते हैं कि किस थेराबैंड के साथ वो ये एक्सरसाइज करें। ये भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है बाय यूजिंग थेराबैंड। ये है हमारे पास क्वाड्स बेंच क्वाड्स स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होती है। इसे हम अफेक्टेड साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं या बाईलैटरल एट अ टाइम भी करा सकते हैं। क्वाड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ये एट अ टाइम वो दोनों क्वाड्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। What exercises or physical activity is recommended in management of the knee OA? फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम रिकमेंड करते हैं, एक्सरसाइजेज जो हम रिकमेंड करते हैं वो कौन सी हैं? टाई ची कर सकता है, योगा कर सकता है पेशेंट, साइकिलिंग कर सकता है, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। वॉकिंग, सिंपल वॉक,
लेकिन ये लेवल ग्राउंड पे है, स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं है। एक्वेटिक एक्सरसाइजेज हैं, इससे भी स्ट्रेंथनिंग होगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जैसे कि पीछे हमने थेराबेल्ट्स के थ्रू देखा है, क्वाड्स बेंच यूज़ करते हुए न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड एक्सरसाइज वो डेली बेसिस पे करें, वेट लॉस, अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखें, टाई ची करें, टॉपिकल एनसेट्स यूज़ करें, ओरल एनसेट्स यूज़ करें, स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस, यूज़ ऑफ अ केन, यूज़ ऑफ अ नी या लेग ब्रेस। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ कौन कौन से पेशेंट ले सकता है? एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि क्लाइंबिंग स्टेयर्स, वॉकिंग, मतलब एक्सेसिव वॉक नहीं करनी, ठीक है। वो जो 10 मिनट्स 20 मिनट्स हैं इतनी डेली बेसिस पे ठीक है पेशेंट के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जॉगिंग नहीं करनी, ये भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज में आती है। साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, जिम नहीं करना पेशेंट ने, स्विमिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, मतलब एक्सेसिव में ये सब कुछ है। यूज़ गुड फुटवेयर विद द आर्च स्पोर्ट, अवॉइड रोमिंग अराउंड barefoot in house. Every time you want to pick something from ground, try and squats in a right manner. जब भी वेट बेयरिंग करनी है तो अपनी स्पाइन को, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। स्क्वाटिंग करते हुए वो चीज़ आपने पिक करनी है ग्राउंड से। Whenever a tiring day in office house, stretch your body before going to bed. Use a stool, small table to alternate weight shift if you have to stand for long hours. Consult a physical therapist whenever minor or major problems. थैंक यू सो मच। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।